Hello everyone, my name is Shalini and welcome to my channel Math is Fun with Shalini। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि है ग्रेड 7 प्लस सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन्हें भी कंपाउंड इंटरेस्ट डिफिकल्ट लगता है वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सभी ने लास्ट क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, और अगर इसके ऊपर से बना हुआ जो मेरा वीडियो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसे चेक कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है कि आप जब भी कोई मनी बैंक से बोरो करते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर एनी ईयर्स, 1 2 3 जितने भी ईयर्स के लिए आप किसी मनी को बोरो करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड सेम रहता है। यानी कि आपने अगर 100 रुपीज किसी बैंक से बोरो किए हैं, तो अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बैंक का, तो 105 रुपीज पर ईयर आपको उस बैंक को देने हैं पर ईयर, यानी कि 5 रुपीज पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट उस पे देना है। और ये इंटरेस्ट जो है वो 3 इयर्स या 4 इयर्स, जितने भी ईयर्स के लिए आपने मनी लिया होगा तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा पूरे टाइम पीरियड में। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI equals to P into R into T divided by 100, where P is the principal, R is the rate of interest, T is the time duration divided by 100। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, और उसे हम डिनोट करते हैं SI से। इसके जस्ट अपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जो आपको देना होता है बैंक को, आपके जो आपने मनी बोरो किया है उसमें इंटरेस्ट जो है आपको हर साल इंक्रीज होता जाता है। अगर आपने 100 रुपीज बैंक से बोरो किए हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो 105 जो कि सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा था, वो फिर नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 100 रुपीज पर कैलकुलेट नहीं होगा, वो 105 पर कैलकुलेट होगा, 105 रुपीज पर कैलकुलेट होगा। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट पार्ट जुड़ता जाता है एवरी ईयर। जो भी आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें एवरी ईयर इंटरेस्ट पार्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बन जाता है फॉर द कमिंग ईयर। ओके, यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट गेट एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड दस द प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस एवरी ईयर। ओके, और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो भी डिफरेंस होता है, जो लास्ट में अमाउंट आता है, अमाउंट किसको कहते हैं? जो हमारा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट पे करने के बाद, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट और जो मनी आपने बोरो किया था उस दोनों का डिफरेंस, अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल नहीं जो कि हर साल बढ़ता जाता है, वो प्रिंसिपल नहीं, जो ओरिजिनल मनी आपने बोरो किया था वो, अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को और क्लियर करने के लिए चलिए देखते हैं जल्दी से एक एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 इयर्स। अब हमको यहाँ पर 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में हम सिंपली जो है अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 25,000 पे 10 इयर्स के लिए, और हमने टेनर लिया है 1। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिया है? क्योंकि हम 1 बाय 1 एक एक साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो वापस से प्रिंसिपल में ऐड होकर नेक्स्ट ईयर के लिए वो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 ना लिखकर मल्टीप्लाइड बाय 1 हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम एक एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो 25,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2,500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर।
पहले साल के लिए। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आया है, ये हमारे जो प्रिंसिपल है इसमें ऐड हो जाएगा। तो नया प्रिंसिपल क्या बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, 25,000 प्लस 2,500, तो ये हो गया 27,500। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, उसके लिए अब ये बन गया है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, टेन्योर वही 1 ईयर, क्योंकि हम 1 बाय 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट 2,750 रुपीज। अब ये अमाउंट वापस से जुड़ जाएगा इस प्रिंसिपल अमाउंट में और बन जाएगा नया प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ओके, तो ये हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो ये अमाउंट आया है इसे हम अमाउंट कहते हैं, ये बन गया है प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 30,250 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 3,025 रुपीज हमारे पास इंटरेस्ट आया फॉर ऑल द 3 ईयर्स। तो टोटल जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है वो आया है हमारे पास 3,025 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमारे पास अमाउंट कैसे आएगा, जो कि हमारा लास्ट प्रिंसिपल था जिस पर हमने 3 इयर्स का कैलकुलेट किया है वो, प्लस हमारा इंटरेस्ट मिलके ही हमारा अमाउंट बन जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट पार्ट दोनों मिलकर अमाउंट बनता है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस ओरिजिनल बोरोड मनी। ओरिजिनल बोरोड मनी क्या थी यहाँ पर 25,000, तो वही हम माइनस कर देंगे तो 8,275 रुपीज हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर 3 इयर्स। ओके, अब आप अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा सा कम होता है, बट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मेन डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम बैंक्स में जो हम लोन लेते हैं, चाहे वो मॉर्गेज लोन हो, ऑटो लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो, कोई भी लोन हो, उस पर वो लोग सिंपल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। और इसके अपोजिट जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, लाइक सेविंग अकाउंट है, तो उस पर वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पे करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मॉर्गेजेस पे, लोन्स पे हम बैंक को देते हैं, एंड सेविंग अकाउंट्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक हमें देता है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से निकालने से बेटर है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, A इक्वल्स टू P एंड इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ओके, ये n है टाइम, यहाँ पर n है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, A इज अमाउंट, principal, P for principal, R for rate of interest divided by 100 and N 1 plus ये ब्रैकेट में आएगा। So this is the formula to calculate the compound interest directly। जैसा कि हमने लास्ट अपने एग्जाम्पल में किया था कि हम 3 इयर्स का 1 बाय 1 हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, वैसा ना निकाल के हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए वही सेम एग्जाम्पल हम वापस से देखते हैं कि इस फॉर्मूला से निकालने पर भी वही आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सेम वही क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास उस फॉर्मूला में हम इसको वैल्यू को रख देते हैं, प्रिंसिपल P 25,000, 1 प्लस R इज 10 अपॉन 100 पावर n यानी कि 3, number of years is 3, so this will be 25,000, this can be cut off, LCM लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 by 10 to the power 3। okay, so 25,000 into 11 by 10 into 11 by 10, because power 3 है तो we can write it 3 times, 3 zeros हैं तो ये 3 zeros कट हो जाएंगे, and we will multiply this amount. So this amount will come after multiplication. $33,275. Okay, after multiplication we will get 33,275 rupees.
अब हम इससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस ओरिजिनल बोरोड प्रिंसिपल. Amount is 33,275 and principal amount is 25,000. So जब हम इसमें से माइनस करेंगे so we will get 8,275 rupees. ओके हमने अपने जो स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से किया था उससे भी यही आंसर आ रहा था. आप चेक कर सकते. देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा था 8,275 और यही आंसर आया है हमारा जब हमने उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में रखकर किया है. सो रिमेंबर द फॉर्मूला A इक्वल्स टू P in bracket 1 plus R upon 100 to the power n, where R is the rate of interest, n is the number of years, P is the principal and A is the अमाउंट. प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस पर बेस्ड हमारे आगे के भी सिनेरियो हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली कैलकुलेट हो तो कैसे करते हैं, मंथली कैलकुलेट हो तो कैसे करते हैं. चलिए वो भी देख लेते हैं. Now let's see the different scenarios to calculate compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हो सकती हैं हमारे सामने कंडीशंस, वो हम देख लेते हैं. अगर हमको दिया हुआ है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है. हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है मतलब हर 6 मंथ में कैलकुलेट होता है. तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे? 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे. 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो हमारा टाइम हो जाएगा n, वो हो जाएगा 2n, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ ईयर और उसके आगे 2 लग जाएगा क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ओके सिमिलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है परसेंटेज पर एनम. पर एनम मतलब पूरे साल का. अब हमको निकालना है 6 मंथ का तो ये R/2 हो जाएगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके ये होगा जब हाफ ईयरली की कंडीशन हमको दी हुई है कि कंपाउंड हाफ ईयरली होता है. तो उस समय फॉर्मूला हमारा बन जाएगा A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/2 टू द पावर 2n. ओके 1 प्लस R अपॉन 2 द पावर 2n. ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला व्हेन वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली. कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर मैं 1 मान के चल रही हूँ. 2 हाफ ईयर्स होते हैं 1 ईयर में तो यहाँ मैंने n को 1 लिया है. बट अगर आपके क्वेश्चन में 2 ईयर्स है, अगर आपको पूछा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली बेसिस पे फॉर 2 ईयर्स तो 2 into 2 4 हो जाएगा. ओके और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ हो जाएगा. राइट सिमिलरली इंटरेस्ट रेट अगर आपको बोला जाता है कैलकुलेट करने को क्वार्टरली तो जस्ट जैसा हमने ऊपर फॉर्मूला चेंज किया है वैसे ही यहाँ पर होगा. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ ना होके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. किसी भी चीज का क्वार्टर पार्ट का मतलब होता है 1/4 पार्ट. इसे हम क्वार्टर पार्ट कहते हैं. ओके उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. तो 1/4 मतलब R हो जाएगा R/4 और टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4. एंड कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना भी होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर क्वार्टरली पूछा गया है तो. और अगर हाफ ईयरली पूछा गया है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली अगर मंथली पूछा गया है तो कैसे होगा, क्या बता सकते हैं आप लोग? मंथली अगर पूछा जाएगा तो R/12 होगा और टाइम हो जाएगा 12n. ओके तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी सिनेरियो. बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम हो जाएगा बिकॉज जो है टाइम पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कम टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट हो रहा है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसके अकॉर्डिंग कम कर देंगे. हाफ ईयरली बोला है तो हाफ कर देंगे, क्वार्टरली बोला है तो by 4 कर देंगे, मंथली बोला है तो by 12 कर देंगे, उस तरह से. और टाइम
जितना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड करके कम करेंगे उसी नंबर का टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। r/2 है तो टाइम में 2 का मल्टीप्लाई, r/4 है तो टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, r/12 है तो टाइम में 12 का मल्टीप्लाई। इट्स सो सिंपल, जस्ट नीड द प्रैक्टिस। और आपको ये सारे फॉर्मूले आप चाहें तो अपनी फॉर्मूला बुक में नोट कर सकते हैं, सो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पर या आपके फाइनल एग्जामिनेशन के समय आप एक बार जस्ट इसको रिवाइज करेंगे सो यू विल रिकॉल ऑल माई वर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। When time is a fraction number, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आ जाए कि आपको टाइम जो है वो किसी फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि 1.5 ईयर, 2.5 ईयर्स, 5.5 ईयर्स, इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड करना है ऑन 31,250 rupees for 1.5 years at 8% per annum। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 31,250 rupees, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और हमारे पास टाइम है, या एन आप जिसको बोलते हैं, एन या टी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। टाइम जो है हमारे पास वो है 1.5 ईयर्स। अब इसको कैलकुलेट करने की 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड में आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में रख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है टाइम, तो हम कैसे करेंगे? 1 प्लस R टू दी पावर 100, और यहाँ पर आएगा आगे का जो होल नंबर है वो, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो ये पावर 1 प्लस, और जो बाकी का बचा हुआ फ्रैक्शन है वो आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1/2 R अपॉन 100। और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बाहर पावर में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज हमने हाफ को अंदर ले लिया है। सो नाउ कैन वी कैलकुलेट 31,250 इज द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 अपॉन 100। पावर 1 है तो उसे हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा। r/2, यहाँ पर 8/2 यानी कि 4/100। ओके, 31,250 इसको हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 54/50। एलसीएम लेने के बाद इसे भी हम कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26/25 आफ्टर टेकिंग द एलसीएम्स। इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 35,100 rupees, 35,100 rupees। ओके, तो ये है हमारा अमाउंट। अमाउंट हमने निकाल लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं। अमाउंट माइनस मनी बोरोड, मनी कितनी थी? 31,250 रुपीज, तो कितना हुआ ये? 3,850 रुपीज। ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। तो इस तरह से हम जो होल नंबर है उसके लिए एक बार अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और जो फ्रैक्शन है उसको हम r के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन नंबर हो अगर टाइम तो। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेंगे और फिर हाफ ईयर के लिए यानी कि 6 मंथ के लिए हम फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 31,250 रुपीज, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और हमारा होल नंबर था 1.5 ईयर में होल नंबर है 1, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, हाफ को अभी हम छोड़ देंगे। इसे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से बाद में, एंड देन वी विल ऐड देम टुगेदर।
तो ये हो गया 31,250 रुपीज इंटू 54/50, जैसा कि हमने लास्ट सॉल्व किया था लास्ट टाइम, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 33,750 रुपीज। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर 33,750 रुपीज फॉर 1 ईयर। अब हमें बाकी के बचे हुए हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? अब ये हमारा प्रिंसिपल बन गया है बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8, टाइम है हमारे पास 1/2 यानी कि हाफ डिवाइडेड बाय 100। 2 4s are 8, 0 cut, and we will get the answer after solving this 1,350 rupees. 1,350 rupees. Okay, so this is our simple interest. Now we will calculate the total amount. Total amount is 33,750 plus 1,350. Okay, ये हो जाएगा हमारा 35,100। ओके, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 35,100 माइनस 31,250, हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। सो वी विल गेट 3850 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो आप होल नंबर को अलग सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रखकर, और फ्रैक्शन को आप सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करके फिर उन दोनों को अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड के फॉर्मूला में बताया था कि आप फ्रैक्शन को जो होल नंबर है उसका सॉल्व कर लीजिए, और फिर आर के साथ जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको रखकर 2 ब्रैकेट्स बनाकर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट both are almost similar, but the difference to calculate them कि आपको वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मनी है वो ऐड हो जाता है, आपके जो अमाउंट में है इंटरेस्ट जो है वो ऐड होके फिर नया प्रिंसिपल बन जाता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। हिंदी में हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, मैं इस पे पूरा एक वीडियो अलग से बनाने वाली हूँ जिसमें हम काफी सारे प्रॉब्लम्स कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर मेरे हर वीडियो में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।